आज की जो हमारी प्रैक्टिकल क्लास है, जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा था एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? एग्रो फॉरेस्ट्री। उसी के बारे में समझेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है अभी आज के डेट में। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? जैसे मान लो ये पौधा हमारा, ठीक है, तो एक फॉरेस्ट प्लांट जो कि पेरिनियल प्लांट होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। फॉरेस्ट प्लांट खासकर लेग्यूमिनस क्रॉप हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका खेजरी हो गया, ठीक है, आपका सुअबुल हो गया, दैट इज ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला, ठीक है। ये सब जो क्रॉप होते हैं इनको एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में लगाते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है, इसको समझते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ये होता है कि जो हमारे पेरिनियल प्लांट है, बहुवर्षीय पौधे हैं, उनको कहाँ लगाना, उनको साथ में लगाना क्रॉप के साथ या कि फिर पशुपालन के साथ, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ, और मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जब हम पेरिनियल जो पौधे होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, उनको जब हम इंक्लूड करते हैं अपने खेत के साथ साथ, तो वही क्या कहलाता है? हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए इतना? अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्यों जरूरी है हमारे लिए समझते हैं, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट है, लेकिन जरूरी क्यों उसको समझते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जैसे पौधा है हमारा, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पौधे के। जैसे सपोज दैट अगर ये लेग्यूम प्लांट है, क्या है? लेग्यूम प्लांट है, तो इसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा होगा कि ये नाइट्रोजन को क्या करेगा? सॉइल में फिक्स करेगा। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या इसका बेनिफिट है कि ये जो पौधा है ये फ्रूट भी दे सकता है। क्या दे सकता है? अगर फलदार वृक्ष हम लगाएंगे, ये तो एक नॉर्मल पौधा है, लेकिन अगर हम फलदार वृक्ष लगाएंगे, फ्रूट वाले पौधे लगाएंगे, तो इससे क्या मिलेगा? फार्मर को फ्रूट्स मिलेगा। और जब फार्मर को इससे फ्रूट्स मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि पहली बात तो अगर क्रॉप प्रोडक्शन किसी कारण से नहीं होती है, तो उसको फ्रूट्स मिलता रहेगा, तो न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी फार्मर की। और दूसरा क्या है, इसको हम सेल करके मार्केट में इससे इनकम भी थोड़ा बहुत मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा बेनिफिट इसका क्या है कि इससे जलाऊ लकड़ियां लकड़ियां वगैरह मिलेगी, फायरवुड वगैरह इससे हम ले सकते हैं, एनर्जी के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे एनर्जी के रूप में हम इसके वुड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो इसकी पत्तियां हैं, ये क्या है? इसकी लीफ है। ये लीफ जो है, ये बायोमास जो इससे तैयार हो रहा है लीफ से, बायोमास को हम क्या कर सकते हैं? इसको एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, एज ए ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये पत्तियां जब यहाँ पे जाएंगी सीधा, जब जमीन के अंदर गिरेंगी, तो क्या होंगे? इसका डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन। और जैसे जैसे इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स या सॉइल की हेल्थ जो होगी, क्या होगी? इंप्रूव होगी। सॉइल का माइक्रो क्लाइमेट क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे केचुए वगैरह की पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे केचुए है ज्यादा, पौधा है तो एक यहाँ पे केचुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये है, उठाओ इसको आप, ये है केचुए का मिट्टी है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं अर्थवर्म टाइप का है, मतलब कि ये जो होता है वर्मी कंपोस्ट इस तरह से बनती है। ठीक है। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टाइप का होता है, आइसेनिया फेडिटा नाम का केचुआ, वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो देन क्या आपको बेनिफिट हो रहा है कि इससे मतलब कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। तो एक तो ये भी बेनिफिट हो गया इसका। देन और क्या होगा? शेडिंग दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो शेडिंग होने की वजह से इसमें क्या होगा? बहुत सारे जो बर्ड्स वगैरह हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया जो होती हैं, पक्षियां होती हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे? उनका शेल्टर होगा, उनके रहने का स्थान होगा। ठीक है। जब यहाँ रहेंगी ये लोग, तो ये क्या करेंगी? यहाँ पे मान लो बर्ड्स यहाँ पे रह रही हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जो बर्ड्स अगर मान लो यहाँ पे होती, तो क्या करती? सपोज दैट अगर इसमें इंसेक्ट लगा होता, कोई वर्म अगर इसमें अटैक होता, तो क्या कर देता है? इंसेक्ट, ये जो बर्ड्स है यहाँ से जाती और उसको क्या करती? वहां से खा लेती ना। तो इससे जो इंसेक्ट है उनकी पॉपुलेशन क्या होती? कंट्रोल रहती या बैलेंस रहती। और जब इंसेक्ट की पॉपुलेशन बैलेंस रहेगी, तो फार्मर्स को पहली बात तो यहाँ फिर स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल स्प्रे नहीं करेगा फार्मर, तो क्या होगा? उसको बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होगा बच्चों? मेंटेन रहेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस इससे क्या होता है? मेंटेन रहता है। तो अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री यूज करेंगे, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका ना। और भी क्या क्या बेनिफिट? इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने आपको जो पिछले क्लास में बताया। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इससे कैसे होता है कि ये CO2 क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है। और CO2 कैप्चर करके सॉइल में पत्ती मान लो क्या हो गई? लीफ फॉल होती है। और जैसे यहाँ पे सॉइल में सेटल कर रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में सेटल हो गई? सॉइल के ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में जाके सेटल हो गई। ठीक है। और क्या बेनिफिट है इसके? इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्टिंग के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है इसके? सॉइल इरोजन में इसका, इसकी जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स है इसकी, यहाँ पे देखिए आप, ये मिट्टी क्या कर रखी है? कवर करके रखी है, बांध के रखी है। देखिए ऊपर उठा हुआ है ना इधर से। तो मिट्टी क्या करती है? बांध के रखती है, जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है पूरा। जब टाइटली मिट्टी क्या होती है? हेल्ड होती है, मतलब इसका अच्छी तरह से बाइंडिंग होती है सॉइल की, तो इसमें क्या नहीं होगा? आपका इरोजन नहीं होगा, इरोजन का इम्पैक्ट नहीं होगा। रन ऑफ से पानी क्या होता है? बहुत सारा बह जाता है, न्यूट्रिएंट बह जाते हैं, उसका मतलब इरोजन लॉस नहीं होगा। एक और बहुत मेजर बेनिफिट है इसका, क्या है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। क्या होता है? न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है। कोई बता सकता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या होता है? देखिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जब खेती करते हैं, फार्मर्स जो खेती करते हैं,
तो रूट जो होती है कितने सेंटीमीटर तक जाती है? 15 सेंटीमीटर जाती है। यहाँ जो क्रॉप लगी हुई है इसका रूट कितने सेंटीमीटर रहेगा राइस का? 15 सेंटीमीटर तक जाएगा मैक्सिमम। तो 15 सेंटीमीटर तक जब जा रहा है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यानी कि ऊपर के जो 15 सेंटीमीटर के न्यूट्रिएंट है पौधा क्या रहा है? ले रहा है लगातार, खींच रहा है न्यूट्रिएंट्स। यानी ऊपर क्या हो गई? न्यूट्रिएंट की क्या हो गई? कमी हो गई ना। लेकिन नीचे क्या न्यूट्रिएंट की कमी है? तो वहां पौधा वहां जड़ ही नहीं पहुंच पाई पौधे की। लेकिन जो इसकी रूट से कहां पहुंचेंगी? जमीन के नीचे तक जाएंगी नहीं जाएंगी? जाएंगी ना। इसकी रूट एज्यूम कर पा रहे हो आप? इसकी रूट कहाँ जाएंगी? जमीन के नीचे तक जाएंगी, ठीक है। और जब जमीन के नीचे तक इसकी रूट जाएंगी तो क्या होगा? नीचे से न्यूट्रिएंट को क्या कर रही है? खींच रही है। और कहाँ ला रही है? पत्तियों में ला रही है। आ रहा है नीचे का न्यूट्रिएंट। यहाँ तक बात क्लियर है? नीचे का न्यूट्रिएंट कहाँ आ रहा है? पत्तियों में आ रहा है। और ये पत्तियां क्या होगी? जब यहाँ पे पत्तियां फिर अगेन यहाँ पे जाके जाएंगी तो ये क्या होगी? इसका डिकम्पोजिशन होगा पत्तियों का। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। और जैसे डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रिएंट इससे रिलीज होंगे। 16 जो पोषक तत्व है, 17 पोषक तत्व है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। पता है ना आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट वो क्या होता है? बताऊंगा कभी क्लास में। तो सारे न्यूट्रिएंट क्या होंगे? रिलीज होंगे इसमें। तो एक सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई? ऊपर 15 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी हो रही है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने क्या क्या जाना कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है क्या होता है? समराइज में कर रहा हूँ इसको पूरा। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि जब हम फसलों के साथ साथ यानी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ हम क्या करते हैं? पेरिनियल पौधे या फॉरेस्ट प्लांट को हम इंक्लूड करते हैं जब खेत में, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। चाहे उसको हम खेत में रो के रूप में लगाएं अलग अलग, या चाहे हम बाउंड्री में कल्टीवेट करें, जैसे यहाँ बाउंड्री में कल्टीवेट है, ठीक है ना। तो बाउंड्री में हम लगा सकते हैं। तो देन हमने इसके जाना कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखता है, और किस तरह से आपका न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करता है, CO2 का लेवल कम कर रहा है, ठीक है, सॉइल को इरोजन को कम कर रहा है, और क्या छूटा? सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है, सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शेल्टर्स देगा यहाँ पे बहुत सारे जो बेनिफिशियल हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, क्योंकि इंसेक्ट को खा जाएंगे फिर। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, फूड वेब मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट है। साथ में ऑक्सीजन भी देगा हमें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी रोकेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे इसके क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। फार्मर्स को हमें जागरूक करना चाहिए, फार्मर्स को हमें बताना चाहिए कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड करें, ठीक है। और अगर लेग्यूम क्रॉप होती है तो क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में क्या करती है? फिक्स करती है राइजोबियम की उपस्थिति में। तो नाइट्रोजन की हमारी कमी भी पूरी हो जाएगी थोड़ा सा। तो इसलिए फार्मर्स को क्या करना चाहिए? एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाना चाहिए, यूज करना चाहिए। बात क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उससे हमें लगता है कोई डाउट होगा नहीं आपको। कोई डाउट नहीं है? तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।